जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, टॉपिक है कि पूरा का पूरा यूरोप इस टाइम पर इस्लाम के नाम पर दो पार्ट्स में बंट चुका है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो दूसरा कहीं ना कहीं उसके रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। और जवाब या यूं कहें कि डिस्कशन इस लेवल पर पहुंच चुका है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि यूरोप के अंदर इस मामले में एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो, डिस्कशन हो कि असलियत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। यह खूब शोर शराबा मचा हुआ है। तो सवाल अब ये है कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा डिबेट, ये पूरा डिस्कशन है क्या। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है डेनमार्क का मामला। असलियत में अगर आप देखेंगे कि डेनमार्क के अंदर ये आपको वियॉन की एक न्यूज मिलेगी, कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स स्प्लिट्स यूरोप। मामला है कि 48 आवर्स में डेनमार्क के अंदर 3 इंसिडेंट हुए रिपीटेडली, एक के बाद एक, जिसमें इराक, टर्की और इजिप्ट की एम्बेसीज के सामने कुरान को जलाया गया। डिबेटेबल इशू है और एकदम से खबरें आने लगी कि कभी सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई से लेकर कतर, इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ईरान के या स्वीडन और डेनमार्क के, खासकर स्वीडन के जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाया, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया और बुलाकर उनको बढ़िया वाली लताड़ लगाई कि तुम्हारी वजह से हमारे जो रिलीजियस बुक है उसका अपमान हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा एंड ऑल। यानी यहाँ यूरोप जो है एकदम से बैक स्टेप पर आ गया और जिस तरीके से सिचुएशंस हम इस समय पर नजर आई, वहां पर कहीं ना कहीं यूरोप की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम पर, यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पर दबाव में है कि असलियत में इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। क्यों? और यही एक कारण है कि यहां पर एकदम से अब खबर आई, द गार्डियन की खबर है ये, कि द गार्डियन की खबर के अंदर साफ तौर पर लिखा गया कि भाई असलियत में डेनमार्क कंसीडर्स बैनिंग बर्निंग ऑफ हॉली टेक्स्ट्स इंक्लूडिंग कुरान एट प्रोटेस्ट्स। ठीक है, अब ये एक मतलब आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सेज सच डेमोन्स्ट्रेशन प्ले इनटू हैंड्स ऑफ extremists and can have significant negative consequences for Denmark। यहां जो आपने स्टेटमेंट समझनी है वो ये कि भाई डेनमार्क के ऊपर सिग्निफिकेंट नेगेटिव consequences हो सकते हैं, यानी इसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये डेनमार्क का कहना है या डेनमार्क की गवर्नमेंट का कहना है, मानना है। अब आप अंदाजा खुद लगाकर देखिए कि यहां पर डेनमार्क की सिचुएशन क्या है। अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहां एक चीज खास है कि दिस मस्ट ऑफ कोर्स बी जो है ये नथिंग दैट सच प्रोटेस्ट प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। द गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सप्लोर इंटरवेंशन इन सिचुएशंस वेयर अदर कंट्रीज, ये शब्द समझ लीजिएगा, other countries, cultures and religions are being insulted and where this could have significant negative consequences for Denmark, not least with regard to security। सोचकर देखिए, यहां पर साफ कह रहा है कि किसी कंट्री, किसी कल्चर, किसी रिलीजन को अगर आप इंसल्ट करते हैं तो यहां पर और उसका सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंट हो रहा होगा डेनमार्क में, सिक्योरिटी से लेकर दूसरे मामलों में, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन इसकी अगली लाइन जो है वो थोड़ा सा अलग लेवल पर है कि within the framework of constitutionally protected freedom of expression and in a manner that does not change the fact that freedom of expression in Denmark has very broad scope। यानी इसे मोटे तौर पर अगर हम देखें ना तो इसे इस तरीके से समझिए कि डेनमार्क साफ कह रहा है कि ये एक बहस छिड़ चुकी है कि भाई असलियत में डेनमार्क कह रहा है कि एक तरफ तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर मामला सिक्योरिटी का आ जाए और जहां कल्चर, कंट्री और रिलीजन का आ जाए,
यहां मामला कल्चर, कंट्री और रिलीजन का अगर आ गया है, संस्कृति, देश और धर्म का आ गया है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि डेनमार्क उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। अब यही तो बहस है कि सबसे पहले इस दुनिया को यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया। पूरी दुनिया को यूरोपियन कंट्रीज ने, ये अगर आप मोटे तौर पर देखें, यहां पर इन यूरोपियन कंट्रीज ने एक बड़ा गजब काम ये किया कि पूरी दुनिया के ऊपर इन यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आइडियाज को इंपोज किया। इनके आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इसको इंपोज किया और खुले तौर पर साफ कहने लगे कि इस दुनिया में मॉडर्न वही है जहां फ्रीडम है, जहां इक्वालिटी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अगर एक जगह बात कर रहे हो आप फ्रीडम की, तो फ्रीडम के अंदर एक तरफ आप बात करेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड की और दूसरी तरफ बात करेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, अब यहीं पर दोनों जगह सवाल खड़े होते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि यू आर फ्री टू स्पीक, फ्री टू डू एनीथिंग, जब तक कि आम आदमी की जिंदगी पर असर ना पड़े। अमेरिकन्स तो अपने पास बंदूक रखने को अपना अधिकार मानते हैं कि भाई हमारा बंदूक रखना हमारा अधिकार है, सिक्योरिटी इशू है, छोटा मोटा मामला है, बच्चे गोलियां चला देते हैं, बाद की बात है, लेकिन हमारा राइट है बंदूक रखना। अब ऐसे में यही ये डिमांड है कि भाई ये जो फ्रीडम है ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो या उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो। मामला यहां पर यह आ रहा है कि जो कुरान है, उस कुरान को जलाने से रिलेटेड जो मामले हैं वो सारे के सारे क्लेम किए जा रहे हैं कि भैया ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। पहले इन लोगों ने शुरू किया बाइबल को जलाना। भाई साहब, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा ये लोग चर्च और बाइबल से लेकर, अपने झंडों से लेकर, अपनी रॉयल फैमिली से लेकर कुछ भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो किसी की शर्म नहीं करते ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टॉयलेट क्लीनर के मतलब जो वो क्या नाम है, टिश्यू पेपर जो होता है उसके ऊपर कभी गणेश जी की फोटो, कभी जूतों के ऊपर गणेश जी की फोटो, कभी पायदान पे गणेश जी की फोटो, कभी क्या नाम है काली माता की फोटो, कभी हमारे किसी हिंदू देवी देवता की फोटो, अभी ओपन हाइबर के अंदर मामले में वो गीता का श्लोक पढ़ पढ़ के सेक्स करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी फोटो। अब ये मामला यहां, अब ऑब्वियस सी बात है, मजे की बात ये कि इतना सारा ह्यूमिलिएशन ऑफ, सोचकर देखिए यहां पर ह्यूमिलिएशन ऑफ हिंदू जो कल्चर है, ह्यूमिलिएशन ऑफ हिंदू कल्चर जो है एंड रिलीजन, उसको जिस तरीके से हिंदू कल्चर एंड रिलीजन, हिंदू कल्चर और रिलीजन को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता था और उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता था। अभी थोड़े दिन पहले एक वो क्या नाम है फोटो रिलीज हुई कि काली माता का रूप धारण कर रखा है, पीछे LGBTQ का जो पोस्टर है वो यूज कर रखा है और सिगरेट पीते हुए उसे दिखा रखा है, और ये कह रही है वो लेडी जो भी है XYZ, वो कह रही है कि दिस इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहां पर इस यूरोप को पहली बार, भाई इंडिया, अब यहां मजे की बात समझिए, हिंदू रिलीजन और कल्चर को आप ये कह रहे हैं और वहां जो है इंडिया का कोई खास रिएक्शन नहीं आया, और ये जाहिल लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग इंडिया को ही इनटॉलरेंट कह रहे हैं कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री, क्योंकि तुम बोलो भी मत, तुम्हारे भगवान का भी हम अपमान करेंगे तो तुम मत बोलना।
सही में ऐसे कुछ जलील लोग हिंदुस्तान में भी हैं, और यही कारण है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया कि नाउअडेज हिंदूज आर गेटिंग रिएक्शनरी। वो लगातार रिएक्शनरी हो रहे हैं, वो रिएक्टिव हो रहे हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ मामलों के अंदर रिएक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो गो हत्या का मामला हो गया, चाहे कुछ भी। अखलाक को अगर मारा गया ऑन द नेम ऑफ गौ हत्या, तो माना कि उसके पीछे वो आप जो मर्जी उसे कहें, लेकिन एक रीजन ये भी है क्योंकि जो हिंदू उस मामले में चुप है ना, वो ये देख रहा है कि कन्हैया लाल की अगर गर्दन काटी गई और सर तन से जुदा का नारा लगाकर, तो भाई उसमें मैं भी हूं। उसमें यहां तलवार फील हुई कि आप एक पोस्ट भी अगर शेयर करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, और हम ऐसे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही मैं अपने परिवार के दबाव में या कुछ भी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन कोई तो उठाएगा, और जब कोई उठाएगा तो भरतपुर के दो लड़कों को ले जाकर, दो मुस्लिम्स को ले जाकर, अगर उनकी जली हुई लाशें भिवानी या किसी भी जगह पर कि दो गौ रक्षकों की समाधि के पास में अगर जली हुई लाशें मिलती हैं, तो ये एक रिएक्शन है। दिस इज हिंदू रिएक्शन। वो क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 20 साल के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, और जितना ज्यादा हिंदू हेटेडनेस के नाम पर, मतलब लिबरलिज्म के नाम पर हिंदू हेटेडनेस फैलाने की बात की जाएगी, और ये जो दोगले लोग हैं ना, ये दोगले लोग जो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म ऐसा, हिंदुइज्म वैसा, पर्दा प्रथा बुरा है, और जो बुर्का है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन है। और उसके बाद वो कौन सी वो देसाई एक लेडी है कि हम तो शनिदेव मंदिर के ऊपर भी, मंदिर में भी जाएंगे और शबरीमाला में भी जाएंगे, और उनके कलेजे, मतलब उनके है ना, मतलब आग लग जाए, आग मतलब जो है ना, मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता, कपड़े गीले हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं जब उनको एक बार हाजी अली दरगाह के ऊपर जाने के लिए कह दिया जाता। नहीं, वो तो तृप्ति देसाई, आई थिंक उसका नाम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दैट ब्लडी इडियट। उसका अगर आप देखेंगे तो मतलब ये टीआरपी लेने के नाम पर जिस तरीके से आ जाते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या नाम है, लेकिन वो लेडी जो है वो जिस तरीके से हिंदू धर्म को ह्यूमिलिएट करने के बाद अपना वीआईपी या यूं कहें कि जिसे कहते हैं कि आई बॉल स्केच करना है, ध्यान आकर्षित करना है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लाने के लिए कर देती है यहां। और यूरोपियंस, वो ग्रेटा वो क्या नाम, मार्गरेट क्या नाम था उसका, वो ग्रेटा थेनबर्ग। अब आप सोचकर देखो यार कि असलियत में ह्यूमिलिएशन हो रहा है, और उसके बाद हिंदुओं को इनटॉलरेंट कह रहे थे। अब बताओ ना, अब बताओ यहां पर इनटॉलरेंस किसे कहते हैं? अब तुम मुझे ये बताओ असलियत में कि क्या इस यूरोप की औकात रह गई है इस मामले में कि जैसे ही आप कुरान जला रहे हैं, कुरान के बाद जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन आया, और इस मुस्लिम रिएक्शन के अंदर जिस तरीके से यूरोप को इस टाइम पर नजर आया कि भाई असलियत में, अच्छा अभी उसका दूसरा रीजन भी जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में बताऊंगा कि जिस तरीके से यूरोप के अंदर, यूरोप के ऊपर दबाव क्रिएट किया गया इन इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा। भाई एक बात बताओ, अगर गणेश जी की फोटो टिश्यू पेपर पे लगाने के अगर हम शिकायत करते हैं और इनटॉलरेंट हैं कि भाई ये हमारे आराध्य हैं, तस्लीम रहमानी जैसा हरामी अभी भी टीवी डिबेट्स में आ रहा है और उसने शिव जी की का अपमान किया, और हम ही इनटॉलरेंट हैं। और जिस तरीके से हमारे जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद जिस थाली में खाया उसमें थूकने वाली बात जो करते हैं, वो क्या कि वो इनटॉलरेंट क्यों हैं? क्योंकि जी हमें डर लगता है, हिंदू इतना एग्रेसिव हो चुका है कि आम मुसलमान डरा हुआ है। वो आम मुसलमान जो डरा हुआ है वो कन्हैया लाल की गर्दन काट देता है और हिंदू इनटॉलरेंट हो जाता है। ये दोगलापन है, ये दोगलापन। अब मैं यही तो क्वेश्चन को बार बार पूछता हूं कि भाई अल्टीमेटली आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और क्लियर कट मामला है। आप उसे ना बताएं और इधर उधर बगले झांकने लग जाए वो दूसरी बात है।
छोटा ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी सीता माता के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और आप लोग शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। उसके बाद वो तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जरा सा एक पोस्ट शेयर कर देने पे गर्दन काट देते हैं। और तस्लीम रहमानी अगर माता पार्वती और शिवलिंग के बारे में कहता है, और वो कौन सा एक जलील इंसान है, वो कहता है कि तुम ये सेक्स ऑर्गन्स की पूजा कैसे करते हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और उसके बाद जिस तरीके से ये शोएब जमाई, ये जमई, पता नहीं किसका जमाई है ये जलील इंसान, ये कहता है कि हिंदू से बच्चा पैदा हुआ वो हरामी। Can you imagine the mindset? And they are still not intolerant. ये इंटॉलरेंट नहीं है, ये दोगलापन जो यूरोप का था ना, ये जो इंडिया में इन्होंने दोगलापन, दोगले लोगों को सपोर्ट किया, दोगलापन जो फैलाया, अब उसका नतीजा यूरोप खुद भुगत रहा है। अब ये नतीजा यूरोप खुद भुगत रहा है। अब इसके पेट में दर्द हो रहा है यूरोप के। अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने इंडिया जैसे कंट्री, भाई चाइना अपने आप में स्ट्रांग है, उसने तो सीधी सी बात है बंद करके मारना शुरू किया, और क्या, बंद करके मारना शुरू किया। आज भी उइगर मुस्लिम्स को वो टॉर्चर कर रहा है कि या तो तू मेरे बारे में, मेरे लिए जासूसी कर, वरना अभी तेरे घर वाले जो यहां बैठे हुए इनको मैं बताता हूं ओपनली। और वो कुछ नहीं कर सकते यार। सोच कर देखो ना, कोई कंट्री अगर दूसरे देश में जाके अपना पुलिस स्टेशन खोल ले और अपने सिविलियंस को वहां पकड़ बुला के मारे, तो सोचकर देख सकते हैं आप। ये दोगलापन है इस यूरोप का। लेकिन ये दोगलापन इनके सामने कैसे आया? जब इन्होंने पहले तो वो पहले तो बाइबल ह्यूमिलिएट करी। इट्स ओके, वो तुम्हारा रिलीजन, तुम जो मर्जी करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद तुमने हिंदू धर्म को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया और यहाँ के जो लिब्रांडू है इनको सालों को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके नाम पर तुम यूनाइटेड नेशंस तक के अंदर शोर मचा रहे थे। अब जब बड़ा पड़ा कि वही वो जो रिएक्शनरी फोर्सेस, वो जो मजाक उड़ाने वाली फोर्सेस है, उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया, उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया। और अब जब इनको वो हीट फील होनी शुरू हुई है, अब कह रहे नो 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 नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मस्ट हैव सम रेस्ट्रिक्शंस, और हमारे को दूसरे धर्मों का, दूसरे देश का, दूसरे रिलीजन का, कल्चर का, इनका सम्मान करना पड़ेगा और डेनमार्क की सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? वो इसलिए देखना पड़ेगा, नाउ यू आर you are in conflict with an intolerant society। अब यहां पर वो जो इंटॉलरेंट जो तुम हिंदुओं को कह रहे थे, उसका मकसद और मतलब तुम्हें पता लगेगा। वो हीट फील होनी शुरू हुई। इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं कौन सी नपुंसकों की गवर्नमेंट बैठी रहती है। रिएक्शन, हिंदुओं के मंदिर पाकिस्तान में मारे जा रहे, वो खत्म हो रहे हैं, इनकी आवाज तक नहीं निकलती, पता नहीं क्यों। नहीं, ये रिपरकेशंस आ जाएंगी, वो 57 देशों से। अरे भाई, उनका तेल नहीं खरीदेंगे, रशिया से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, लड़ेंगे। वी मस्ट बी सम न्यूसेंस। हम दुनिया के लिए कुछ सर में दर्द होने चाहिए, हम दुनिया के सर में दर्द होने चाहिए। हाँ, इंटॉलरेंट बनना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरी एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा, इंटॉलरेंट बनना पड़ेगा। इस मामले में ठीक है यार, वो मारते हैं, ठीक है, कम से कम हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी मारेंगे। और बेटा, आप शिवलिंग के बारे में तू भी बोल, और जो शिवलिंग के बारे में बोलेगा और जो कुछ भी बोलेगा उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। हाँ, और स्पाइन चिलिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ होगा जब अतीक अहमद को गोली मारी गई और जय श्री राम का नारा लगाया गया। स्पाइन चिलिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ होगा, रिपरकेशन, क्योंकि किसी की जबान नहीं खुली, किसी हरामखोर की, क्योंकि अब वही गोली कड़वी वाली, उन्हीं वही गोली दी गई जो वो दुनिया को खिलाते जा रहे थे। अब बताओ दर्द कितना हो रहा है। स्पाइन चिलिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। अब होगा, अब उसके बाद क्या होगा? लेकिन ये तो एक पार्ट है। अब इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखो। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? इसका जो जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है वो ये है, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। असल में इंडिया के साथ सबसे बड़ी खास बात क्या होती थी कि पाकिस्तान और साथ में ओआईसी इसमें दूध धुला नहीं है इसमें, और इसमें सऊदी अरेबिया ले लीजिए और दूसरे देश ले लीजिए। ये जो वहाबिज्म का कंसेप्ट फैला रहे हैं और सब चीजें हैं, असलियत में होता क्या था? इंडिया में जो कम्युनलिज्म का बड़ा रीजन है ना, उसका इंडिया में कम्युनलिज्म का एक बड़ा रीजन वो ये भी है
कि असलियत में हुआ क्या है इंडिया के कम्युनलिज्म के अंदर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट में, कि पाकिस्तान यहां पर इंडिया में कुछ लोगों को इकट्ठा करे, भड़काए, कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी टाइप के जो लोग हैं, इमाम जैसे लोग, और सुनने में आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सुनने में आता है कि जामा मस्जिद तक से पाकिस्तान जिंदाबाद के, दिल्ली की जामा मस्जिद तक से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और शायद यही था, इसका बाप था जो बुखारी है आज के दिन, ये कहता था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की रक्षा के लिए पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो बैठी हुई है। सोच कर देखिए, ये लेवल होता था, ये लेवल। क्यों? किसी देश के अंदर जब एक सेक्शन ऐसा क्रिएट हो जाए जो आपके देश की इंटीग्रिटी के साथ मतलब के अगेंस्ट खड़ा होता हुआ नजर आ जाए, तो समझ लीजिएगा वो देश कभी भी ठीक नहीं रह सकता। यहां सिचुएशन यही है, यहां पर सिचुएशन यही क्रिएट हुई है कि इंडिया की आधी से ज्यादा समस्याएं इस चीज की है कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर इंडिया के अगेंस्ट सिचुएशंस क्रिएट करना आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा था, मतलब पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव बन रहा था, और यूरोप वाले कहते थे नो 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 नो, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ द सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज यूज्ड बाय द एनिमीज ऑफ दिस यूरोपियन कंट्रीज। कौन? यूरोपियन कंट्रीज को कमजोर करने के लिए कौन ये खेल खेल रहा है? पॉसिबिलिटी पूरी है यूरोप के दुश्मन। कौन? रशिया और चाइना। यूरोपियन सोसाइटी को कमजोर करो, साफ सी बात है। कैसे कमजोर करो? पहले ये यूरोपियन कंट्रीज इंडियन सोसाइटी और एशिया के अंदर जो गेम खेलते थे, आज के दिन रशिया और चाइना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सब देशों के अंदर, जर्मनी जैसे देशों में खेल खेल रहा है, फ्रांस, इटली जैसे देशों में खेल खेल रहा है। क्या खेल खेल रहा है? कि भैया कुछ मत करो, तुम कुरान जला दो। स्वीडन के अंदर कुरान जलाने का मामला जो है, स्वीडन के अंदर कुरान जलाने का मामला सीधे तौर पर टर्की से जुड़ा हुआ है कि स्वीडन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, और टर्की को भड़काने के लिए रशिया सिर्फ एक बंदे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली भड़काता है। वो कुछ नहीं करता, जाके कुरान जला देता है, और जैसे ही कुरान जलती है, टर्की से लेकर जितना भी अरब वर्ल्ड है वो सारे का सारा यूरोप के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। अब मजे की बात यह है, चाइना भी तो यही चाहता है कि जो पूरा अरब वर्ल्ड है, ईरान से लेकर और वेस्टर्न सहारा, कजाकिस्तान से लेकर वेस्टर्न सहारा तक, या इस्लामिक वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं अभी तक ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो यूरोप एंड अमेरिका, इन दोनों के डोमिनेंस में था, इन दोनों से ही सुनता था, इन दोनों की ही बात करता था। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कहीं ना कहीं यूरोप की तरफ देख रहा है कि तुम पहले ये बताओ हमारे धर्म की रक्षा कैसे करते हो। क्या आपको नहीं लगता यहां पर जो चाइना है या रशिया है वो कुछ ऐसी तिगड़म बिठा रहा हो? अंदाजा लगा कर देखिए, ऐसी तिगड़म बिठा रहा हो कि एक ही आदमी को तो भड़काना है, और एक थोड़ा तृप्ति देसाई जैसा बंदा पकड़ दिया कि जाके है ना वो क्या नाम है, आग लगा दे, शोर मचा दे, ये कर दे, वो कर दे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, अब ये जो यूरोप है ये अपने ही प्रिंसिपल्स में फंस जाएगा, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये इंडिया को जस्टिफाई कर, मतलब इंडिया के ऊपर एक्शन लेने की बात करता था कि आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, माइनॉरिटी राइट्स जो है उनको क्रश किया जा रहा है। अब वही माइनॉरिटी राइट्स, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही सब कुछ यूरोप के अंदर आग लगा रहा है, और यूरोप को वही कड़वाहट फील हो रही है जो इंडिया जिससे पिछले 30 साल से लगातार 40-50 साल से लगातार जैसे झेल रहा था। वही कम्युनल राइट्स आज के दिन यूरोप में होने जा रहे हैं, और उस सोशल गल्फ का, एक सोशल डिवाइड का, फॉल्ट लाइन का फायदा रशिया और चाइना उठा रहे हैं। और अब डेनमार्क कह रहे नहीं, हमें दूसरे देशों के बारे में सोचना चाहिए, और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कह रहा है क्यों सोचना चाहिए, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ कर लें, ये एन तेन जो भी है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए किस लेवल पर इनकी माइंडसेट चल रहा है, डिस्कशन चल रही है। अंदाजा लगा कर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये इस टाइम पर यूरोप के अंदर एक क्राइसिस की फॉर्म में है।
इस्लाम जो है उसने यूरोप की के ऊपर इतना दबाव बना दिया है इस्लामिक कंट्रीज ने कि यूरोप खुद अपने प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज होकर खड़ा हो चुका है। और आगे हालात क्या होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी है इस समय पर तो काफी ज्यादा दबाव वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।